नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अक्ष फाउंडेशन के इस पटल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 07/2024 इसके तहत लगभग 1000 से ज्यादा 1034 पद निकाले गए हैं, विभिन्न पद जिन्हें कि मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट कहा जाता है। इसमें 130 पद जूनियर ट्रांसलेटर के पद हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी ये नॉमेनक्लेचर है। तो सीएन के अंतर्गत जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें अनुवादक के पद से संबंधित जो भी अर्हताएं हैं उसे फिल्टर करके हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। केवल जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी पोस्ट के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या किस तरीके से आपको आरआरबी की प्रेफरेंस लेनी है, क्या आरआरबी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कट ऑफ आपके लिए संभावित हो सकता है, और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे ताकि आपके लिए सफलता सुनिश्चित हो। इस वीडियो के आखिर में हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि इस वीडियो के में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो हम लोगों ने सीएन से उठाया है उसे हमने इसमें चर्चा किया हुआ है। तो सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि आप जब एक बार कॉन्सोलिडेटेड वैकेंसी डिटेल्स देखते हैं सीएन नोटिफिकेशन में, वहां पर वहां से हम लोगों ने फिल्टर करके और जो पर्टिकुलरली जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी डिटेल्स है उसको हमने वहां से फिल्टर किया है। अगर आप देख पाएंगे तो कैटेगरी वाइज आरआरबी अजमेर में 8 वैकेंसीज हैं जूनियर ट्रांसलेटर की। उसमें 4 एक एक ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस की, एक इस तरीके से, और इस टोटल में से एक जो है वह एक सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। तो एक सर्विसमैन के लिए एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर ये है कि बाकी एसएससी के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो बाकी एग्जाम्स होते हैं वहां पे लेवल 6 के लिए, यानी कि जो 35,400 की ग्रेड पे वाली पोस्ट है उसमें एक सर्विसमैन के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं होता है, जबकि आरआरबी आपको ये मौका दे रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे लेवल 6 के पद के लिए रिजर्वेशन मिल रहा है। वैसे ही बैंगलोर में 5 वैकेंसीज, भोपाल में 7, भुवनेश्वर में 3, और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक वैकेंसी चंडीगढ़ में 20 है और मुंबई में 13 और 17, कुल मिलाकर के 30 वैकेंसीज आपकी मुंबई में है। और इस प्रकार से बाकी सभी जगह पे तो 2 डिजिट की वैकेंसी चंडीगढ़ और मुंबई में आपको दिख रही है। रेलवे जैसे अगर आप देखेंगे तो मुंबई में जो 13 और 17, तो 13 जो है वो सेंट्रल रेलवे में और 17 जो है वो वेस्टर्न रेलवे यानी कि डब्ल्यू आर। तो इस तरीके से वैकेंसीज का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी वाला जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया यहाँ भी फॉलो होगा। यानी कि आपके पास में हिंदी या इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास हिंदी या इंग्लिश के अतिरिक्त किसी और विषय में भी मास्टर्स की डिग्री है तब भी आप इसके एलिजिबल है। तो यदि आपने हिंदी में मास्टर्स डिग्री करी है तो ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। यदि मास्टर्स आपने इंग्लिश से करा है तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपका हिंदी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपने मास्टर्स डिग्री किसी और सब्जेक्ट में किया, हिंदी और इंग्लिश के अतिरिक्त, हिंदी या इंग्लिश के अतिरिक्त, तो ऐसी स्थिति में हिंदी या इंग्लिश आपका या तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, या फिर एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। और इसके साथ साथ में जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके पास में पीजीडीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, या फिर डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, या फिर सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन। बहुत सारे इस तरह की क्वेरी भी आ रही है हमारे पास में कि सर जो इग्नू का पीजीसीएआर है क्या वह इसके लिए वैलिड है कि नहीं। तो बिल्कुल वैलिड है। अगर आपने कहीं से भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है ट्रांसलेशन में, पर ये जो है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नहीं तो अगर आपके पास में 2 साल का ट्रांसलेशन का अनुभव है हिंदी से इंग्लिश और वाइस वर्सा में, कहीं भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स में, तो भी आप उस एक्सपीरियंस के साथ में भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये पूरी तरीके से जो एसएससी का जीएसटी वाला क्राइटेरिया है वही यहाँ पर भी लागू हो रहा है। इसके अतिरिक्त पे लेवल 6 यानी कि 35,400 के बेसिक पे के साथ में आपका ये पोस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे नॉर्मल है। C2 एज लिमिट 18 से लेकर के 36 के बीच में है। एज रिलैक्सेशन एज पर द नॉर्म्स है। 1/1/2025 जो है वह क्रूसियल डेट है आपका एज काउंट करने का। इसी प्रकार से 6/2/2025 जो है ऑनलाइन सबमिशन की जो आखिरी तारीख है, उस दिन तक आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो 6/2/2025 ये आपकी एक क्रूशियल डेट है। तो एज के लिए क्रूशियल डेट 1 जनवरी 2025, और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो क्रूशियल डेट है वह 6 फेब 2025 है। ठीक है। डिसेबिलिटी भी है। सुटेबिलिटी इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कौन कौन से पोस्ट आपके लिए सुटेबल है। 7 जनवरी से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 6 फरवरी तक इसकी आखिरी तारीख है।
फी पेमेंट करने का 8 फरवरी लास्ट तारीख है, 9 फेब तक नोटिफिकेशन विंडो है, 9 फेब से शुरू है, 9 से लेकर के 18 तक। और 250 रुपया आपको हर एक चेंज के लिए जो आप मॉडिफिकेशन में डालेंगे उसके लिए आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए उचित ये है कि आप सोच समझ करके, आपके पास काफी समय है, आज 13 तारीख है, अभी आपके पास बहुत समय है फॉर्म भरने के लिए, सोच समझ के और उसके बाद में सारी डिटेल्स फिलअप करें ताकि मॉडिफिकेशन की आवश्यकता आपको ना पड़े। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अगर अ, आपका फाइनल रिजल्ट आप अवेट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं? तो अगर आप 6 फरवरी 2025 के पहले यदि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जा रही है, तब तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर उसके बाद हो रहा है, तो फिर आपको ये फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने इससे पहले, यानी कि सीएन जो 01/2024 एएलपी वाला जो आया था, या और उसके पहले भी जो 2024 में नोटिफिकेशन आए थे, अगर उसमें आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना पुराने जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसके थ्रू आप अपना यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। एक बार आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उसके बाद में डिटेल्स एडिट नहीं होंगे। इसलिए अगर आपका कोई जेन्युइन रीजन होगा, मान लीजिए किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आप चेंज करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको rrb.help@csc.gov.in के ऊपर जाकर के मॉडिफिकेशन के लिए मेल करना पड़ेगा। मेल आपका वहां बैकएंड से होगा, आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अकाउंट क्रिएट करते वक्त काफी सावधानी से, ध्यानपूर्वक आपको ये काम करना है। आरआरबी चॉइस जो एक बार आपने ऑप्ट कर लिया, उससे आप सबमिशन के बाद में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा आरआरबी चॉइस को ध्यान में रखेंगे। किन बातों का ध्यान रखना है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। उसके बाद में अगर आपने फी पे कर दिया है, इसके लिए 500 रुपये का फी आपको पे करना है सामान्य वर्ग के लिए, और 250 रुपये की फी जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए है। तो अगर आपका एप्लीकेशन किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपका फी नॉन रिफंडेबल रहेगा। साथ ही जो SC ST श्रेणी से आते हैं, उन लोगों के लिए फ्री ट्रेवल अथॉरिटी FTA भी मिलेगा, यानी कि आपको आने जाने का पैसा एग्जाम देने के लिए मिलेगा। SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज एंड EBC कैंडिडेट्स को फ्री कंसेशन मिलेगा। उसके लिए जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह। एक सर्विसमैन की बात करें तो वैसे एक सर्विसमैन जो 6 फरवरी को या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रखी है, तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है, वे इस नोटिफिकेशन के लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है एक सर्विसमैन के लिए, वो यहाँ भी लागू होते हैं। साथ ही साथ अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से आते हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट 6 फरवरी 2025 से पहले का सर्टिफिकेट आपको अपना प्रोड्यूस करना होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम में सारे सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करने होंगे। तो अभी इन सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता नहीं है, जो SC ST OBC EWS कैटेगरी के सर्टिफिकेट है। अभी केवल आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। तो एक आरआरबी के अंदर में बहुत सारे पोस्ट हैं, तो अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो दिया हुआ कॉलम है उसमें आप अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप जितने भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सभी पोस्ट के लिए आप ये प्रेफरेंस दे सकते हैं। नहीं तो जितना भी प्रेफरेंस आपने दिया रहेगा, जो भी प्रेफरेंस आपने दिया रहेगा, कम प्रेफरेंस दिया रहेगा आपने, तो फिर आपका जो कंसिडरेशन है उस पोस्ट के हिसाब से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एक बार जब आपने अपना प्रेफरेंस सबमिट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में प्रेफरेंस आपका चेंज नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम लोग आते हैं, आरआरबी चॉइस। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा है कि हम कौन सा आरआरबी सिलेक्ट करें, ताकि हमें जो है निश्चित तौर पे हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, यहाँ पे दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ में 20 पोस्ट है, आरआरबी मुंबई में 30 पोस्ट है। तो मेरे पास इस तरह की बहुत सारी कॉल्स भी और इंक्वायरी जा रही है कि सर क्या हम आरआरबी मुंबई भर दें या चंडीगढ़ भर दें, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि पिछले वर्ष किस तरीके से कट ऑफ रहा था, और उसको देखने के बाद जो एक पैटर्न हमें समझ में आता है वो ये कि बहुत जहां पे ज्यादा वैकेंसी है, वहां नेचुरली वहां पे ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे, ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद में आरआरबी चेंज करने का, आपको अपना जोन चेंज करने का कोई विकल्प नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सोच समझ के अपना आरआरबी चूज करना है। ज्यादा वैकेंसी है, ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे, वहां पे आपके लिए कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वैकेंसी ज्यादा है तो वहां पे कट ऑफ कम हो जाए, वहां पे कट ऑफ ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन मे बी मोर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और आगे अपना फ्यूचर ट्रांसफर पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए कि भाई आपको नौकरी जो करनी है, तो क्या आप ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा पोस्ट है, वहां पे पूरी लाइफ नौकरी कर सकते हैं, करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर की संभावना नहीं है।
ट्रांसफर किया का कोई प्रोविजन नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आरआरबी सिलेक्ट करेंगे। एक कैंडिडेट एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वे एक से अधिक आरआरबी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कारणवश एक से अधिक आरआरबी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी फी वापस नहीं की जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आप किसी एक आरआरबी के मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा आप चाहते हैं कि मैं आरआरबी भोपाल के लिए स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूं और आरआरबी अजमेर के लिए मैं ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूं और आरआरबी मुंबई के लिए मैं किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको एक कैंडिडेट किसी भी एक आरआरबी को ही ऑप्ट करके मल्टीपल पोस्ट इन दैट आरआरबी यू कैन अप्लाई फॉर। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपना एप्लीकेशन डालना है। यदि किसी तरह की कोई भी क्वेरी आपकी है, आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो rrb.help@csc.gov.in यह ईमेल है, जिसके माध्यम से आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। 10 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक, मंडे से फ्राइडे के बीच में आप ये कर सकते हैं। इसके साथ में जो ये एक कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या हम ऐसे आरआरबी से अप्लाई करें जहां पे ज्यादा पोस्ट है तो क्या कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो एक बार हम लोग पिछली बार जो एग्जाम हुआ था अनुवादक का, तो उसमें हम लोग अनुवादक की वैकेंसीज का देख लेते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ वहां पे निर्धारित किया गया है। किस प्रकार से कट ऑफ निर्धारित किया गया है अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी और ये आपके लिए अ, अगली बार, इस बार जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाई आपने किस प्रकार से अपना आरआरबी सिलेक्ट करना है। जैसे देखें आप, अगर हम आरआरबी अजमेर की बात करें, है ना, तो आरआरबी अजमेर में कुल मिलाकर के जो यूआर और एससी ओबीसी का कट ऑफ जो गया था, देखिए 41 नंबर का कट ऑफ यूआर के लिए गया था, 32 एससी के लिए, 30 ओबीसी के लिए और एक सर्विसमैन के लिए 50, यानी कि यूआर से ज्यादा कट ऑफ एक सर्विसमैन के लिए गया था। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी लिस्ट जारी की गई थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, तो उस लिस्ट के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे एक डेटा आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। इस डेटा में यदि आप देखेंगे तो भुवनेश्वर, आरआरबी भुवनेश्वर की यदि बात करें तो वहां भी यूआर का लगभग 40 के आसपास, एससी का 31, एसटी का 35, ओबीसी का 30 और एक सर्विसमैन का 42, इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो बिलासपुर आरआरबी में 40 कट ऑफ गया हुआ है यूआर का, ओबीसी का 45 गया हुआ है, तो यहाँ ओबीसी का जनरल से ज्यादा कट ऑफ है। उसी प्रकार से आप देखें तो आरआरबी चंडीगढ़ में देखेंगे तो वहां पे भी 40, तो एक तरीके से आप देखें तो सीट्स कम ज्यादा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर यूआर कैटेगरी में तो लगभग लगभग 40 40 है ना, आप देखेंगे 40, तो यहाँ पर भी 41, मतलब एक आसपास में कट ऑफ जा रहा है। तो ये इससे ये साफ होता है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ में फर्क आपको नहीं पड़ेगा। यदि हम लोग एक यूआर और ओबीसी के नजरिए से देखें तो लगभग लगभग कट ऑफ सबके पास पास में ही गए हैं, 40.74 कट ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है। वैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर भी यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया है, 44 से कट ऑफ गया हुआ है। ये आपका आरआरबी कोलकाता में यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमेशा ज्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ ज्यादा गया है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ ज्यादा जाना, इस बात की संभावना निश्चित तौर पर है। सो नंबर ऑफ पोस्ट से ज्यादा ये बात भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कहाँ पे ज्यादा है। वैसे आप देखेंगे मुंबई में, तो मुंबई में यहाँ पे आपका 40, तो इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी पटना के लिए भी 40 और इस प्रकार से। तो आप देखेंगे तो आउट ऑफ ऑल द आरआरबी जो हमने यहाँ पे शेयर किया उसमें लगभग लगभग एक समान की कट ऑफ आपको दिखने में मिल रहा है। तो इसलिए ये बताने के पीछे मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आपको इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से आप जहां जिस जोन में है उसके आसपास के जो आरआरबी है उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी करके बढ़िया तरीके से और आप वहां पे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। यदि आप ने अच्छे से तैयारी करी तो निश्चित तौर पे आपका चयन इसमें होने की संभावना पूरी पूरी बन जाती है। आरआरबी के इस मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड पोस्ट जो जूनियर ट्रांसलेटर के पद हैं, इनके लिए हम लोग अक्ष फाउंडेशन के माध्यम से भी बहुत जल्दी एक मार्गदर्शन सेशन शुरू करेंगे। हो सकता है कि 22 जनवरी के आसपास में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और वहां पे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। हमारी जो एक राजभाषा एंड अनुवाद अधिकारी प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन क्लब की कम्युनिटी है, उसमें जुड़ करके आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ये पूरी जो पीडीएफ है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इस पूरी पीडीएफ को बाद में भी आप यदि चाहें तो देख सकते हैं, जो कि एक प्रिसाइज पीडीएफ है जिसमें कि हम लोगों ने पूरी जो वैकेंसी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे साझा कर दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी आवश्यकता है उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम लोग अलग अलग नोटिफिकेशन से संबंधित और साथ में ही तैयारी से संबंधित जो भी वीडियो डालते हैं वो आपको टाइम पे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।
आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताएंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी गई, अ, अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी चाहिए, जैसे यदि आप चाहते हैं कि सिलेबस के ऊपर कोई सिलेबस या प्रिपरेशन पैटर्न के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, डिटेल सिलेबस के ऊपर आपको वीडियो वीडियो चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इसके ऊपर कोई वीडियो की आपको लगता है आवश्यकता है, तो इसके लिए आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो भी आपकी नीड हो, उसके हिसाब से कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।